Hello everyone, welcome to Education Varta. Once again, thanks a lot for subscribing, liking and sharing. तो इसी तरीके से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है और हम लोग तो वैसे भी साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि यदि एक टीचर को या स्टूडेंट को, दोनों को ही अगर मोटिवेशन मिलता रहता है तो उसकी कंटिन्यूटी भी ज़्यादा बेटर होती चली जाती है और अच्छा लगता है काम करने में। तो ध्यान रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जैसे कर रहे हैं उसी तरीके से और करते रहिएगा। और सॉरी फॉर लेट वीडियो, थोड़ा सा डिले हो गया। त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो आप सभी दीपावली की तैयारी में व्यस्त होंगे, हाँ, पढ़ाई के साथ साथ, और मैं भी थोड़ा सा लिटिल बिट बिजी थी। तो एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टुडेज अवर टॉपिक इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सीडीपी का हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी। हेरिडिटी वंशानुक्रम या आनुवांशिकता। और अगर हम लोग आनुवांशिकता को या वंशानुक्रम को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, वंशानुक्रम अर्थात एक क्रम से वंश की परंपरा जो होती है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। और उस परंपरा को आगे बढ़ाने में कुछ चीज़ों का योगदान होता है, माता पिता का भी होता है, उसके पहले पूर्वजों का या फोरफादर्स का भी होता है, इंटेलिजेंस का भी होता है, जीन्स का भी होता है, और आपके इन्वायरमेंट का भी डेवलपमेंट में एक बहुत मेन रोल होता है। तो अगर हम लोग इन्वायरमेंट की भी बात नहीं भी करते, अगर हम लोग सिर्फ हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी में भी आपके फोरफादर्स का, पेरेंट्स का, जीन्स का, आपकी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जिनको हम लोग कहते हैं, उनका, एप्टीट्यूड का और इंटेलिजेंस का, इन सभी चीज़ों का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और तभी एक जो बच्चा होता है उसमें वो सारे गुण आ पाते हैं, चाहे वो बहुत अच्छे, कभी कभी वो पॉजिटिव भी होते हैं और कभी कभी निगेटिव भी होते हैं। लेकिन बिना वंशानुक्रम के या बिना हेरिडिटी के हम उसके विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने की भी हैं कि जब भी हम लोग वंशानुक्रम की बात करते हैं या हेरिडिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि हेरिडिटी में जो हेरिडिटी होती है वो स्टैटिक होती है, वो स्थैतिक होती है, वो परिवर्तित नहीं होती है। हम इन्वायरमेंट को तो चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं। अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो उसके लिए कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं उसको बेटर बनाने का, चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है वो डायनामिक होता है, वो स्थैतिक नहीं होता, मतलब वो स्टैटिक नहीं होता, वो डायनामिक होता है, परिवर्तनशील होता है। क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम आज अगर किसी एक स्थान पर रहते हैं तो हम दूसरे स्थान पर रह सकते हैं। हम किसी एक निश्चित प्लेस पर अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो अगर हमें लगता है कि हमारा ये प्लेस ज़्यादा बेटर नहीं, हम दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं, अपनी टेबल को हम दूसरी जगह शिफ्ट करके पढ़ाई कर सकते हैं, किसी रूम से दूसरे रूम्स में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट को इट कैन बी चेंज्ड, उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम या बच्चा जिन क्षमताओं के साथ में, जिन बौद्धिक योग्यताओं के साथ में जन्म लिया है, या उसने जिन जीन्स के साथ में जन्म लिया है, वो जो है चेंज नहीं होते। तो उसको, चूँकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें उसमें ही जितना भी बेटर कर सकते हैं हम उसके लिए उसको प्रयास करते हैं। तो ये अभी हमारे आगे का टॉपिक है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में बेटर कौन सा है। वैसे बेटर कोई भी नहीं है किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी अधिक इम्पॉर्टेंट है या एनवायरनमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं
कि इसकी परिभाषाओं के आधार पर इसको थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जेम्स ट्रेवर की एक परिभाषा है, वंशानुक्रम माता पिता से उनकी संतान में दैहिक और मनोगुणों का संप्रेषण है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत छोटी सी और बहुत सीधी सी परिभाषा है। कुछ परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से आनी भी चाहिए, याद भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक परिभाषा आ गई और ये पूछा कि ये किसकी परिभाषा है। तो जेम्स ट्रेवर की ये काफ़ी फेमस परिभाषा है, बड़ी प्रचलित है। वंशानुक्रम माता पिता से उनकी संतान में, मतलब माता पिता से उनकी संतान में दैहिक माने फिजिकल और मनोगुण माने मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो शरीर की और जो मस्तिष्क की जो विशेषताएं होती हैं उनका जो ट्रांसमिशन होता है, उनका जो जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र होती है, हस्तांतरित होती हैं एक जिसको कहें कि एक वंश परंपरा से दूसरी में जहाँ पर हस्तांतरित होती हैं, या माता पिता से बच्चे में जो हस्तांतरित होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। और इसमें क्या क्या हस्तांतरित होता है? मुख्यतः इसमें हस्तांतरित होता है हमारा शारीरिक और मानसिक विशेषताएं, मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक विशेषताएं मुख्य रूप से इसमें हस्तांतरित होती हैं या ट्रांसफ़र होती हैं। तो वही जेम्स ट्रेवर ने अपनी परिभाषा में कहा कि वंशानुक्रम माता पिता से उनकी संतान में दैहिक और मनोगुणों का संप्रेषण है। दूसरी परिभाषा आपकी है H.A. पीटरसन की। ये भी बहुत अच्छी परिभाषा है और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो अर्थ है वंशानुक्रम का, इसको समझने में भी बहुत हेल्प करती है। तो इन्होंने कहा, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। Heredity may be defined as what one gets from his ancestral stock through his parents। मतलब माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं हैं। अब इन्होंने सिर्फ माता पिता की बात कही, लेकिन इन्होंने कहा कि माता पिता के माध्यम से, माने पेरेंट्स जो हैं वो एक सोर्स हैं, वो एक ब्रिज हैं, और वो बच्चे को क्या दे रहे हैं, वो बच्चे के अंदर कौन सी विशेषताएं दे रहे हैं, उनके पूर्वजों की, उनके फोरफादर्स की जो विशेषताएं हैं वो जो है माता पिता के माध्यम से बच्चे में हस्तांतरित हो रही हैं। तो व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि पहली चीज़ तो माता पिता की विशेषताएं भी बच्चे को मिलेंगी और माता पिता के साथ साथ उसे पूर्वजों की भी विशेषताएं मिलेंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब एक बच्चा जो जन्म लेता है, जिसको हम और आप बहुत साधारणतया ये मानते हैं कि वो माता पिता की विशेषताओं के साथ में जन्म ले रहा है, या उसकी माता के अंदर ये गुण है या पिता के अंदर ये गुण है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो उसमें सिर्फ माता पिता के ही गुण नहीं होते। और इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि माता पिता दोनों जो है उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत फेयर है, या उनके जो टेक्सचर है जो हेयर्स का, या जो उनका जो नेचर है, ये सारी चीज़ों से बच्चा बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग। अगर वो बहुत, उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो बच्चा डार्क भी हो सकता है, उनका डार्क है तो बच्चा बहुत फेयर भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो सिर्फ अपने मदर फादर से ही इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, वो हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब वो अपने फोरफादर से भी इन्फ्लुएंस है, मतलब उसका भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और वहाँ तक जो जीन्स हैं वो जो बच्चे में आए हैं, वो आए हैं अपने पेरेंट्स के माध्यम से, माने वो जो सोर्स है, जो पेरेंट्स हैं वो सोर्स हैं जिसके माध्यम से बच्चे में अपने माता पिता के तो गुण आते ही हैं, इसके अलावा अपने फोरफादर्स के भी गुण आते हैं। और इसीलिए कई बार जो बच्चा होता है वो माता पिता से बिल्कुल अलग होता है और उसको हम लोग बहुत अच्छे से मतलब समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ने अगर किसी के कोई बच्चा देखते तो लगता है कि इसकी तो बिल्कुल शक्ल मिल रही है, ठीक है, उसका फेस जो है बिल्कुल रिजेंबल कर रहा होता है अपनी माँ से या अपने फादर से, और कई बार वो बिल्कुल अलग होता है।
तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा इसलिए होता है कि वो माता पिता के साथ साथ वो उसे अपने पूर्वजों का भी बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे गुण मिलते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये जो हेरिडिटी है, किस तरीके से ये वर्क करती है और एक बच्चे में किस तरीके से ये जो क्वालिटीज़ हैं किस तरीके से आती हैं। तो मेल है और फीमेल है। मेल जिसको हम लोग XY से प्रदर्शित करते हैं और फीमेल जिसको हम लोग XX से प्रदर्शित करते हैं। और 23 जो होते हैं, 23 जो होते हैं जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो जब कॉन्सेप्शन के टाइम पे, जब मेल और फीमेल का जो कॉन्सेप्शन होता है, जो फर्टिलाइजेशन का जो टाइम होता है, इस टाइम यदि फीमेल के जो एग्स हैं या जो ओवम है वो XX, चूँकि हमेशा वो XX ही होते हैं, तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मेल होता है, जो मेल उसका जो पार्टनर होता है वो XY उसमें दोनों पाए जाते हैं। इसलिए जो डिटरमाइनर होता है वो यही होता है, इसी से लिंग का निर्धारण होता है। तो अगर मेल का XY और फीमेल के XX से अगर दोनों XX मिलते हैं तो गर्ल चाइल्ड होती है, और अगर X और Y, मेल का X और फीमेल का X और मेल का Y मिल गया तो बॉय जो बेबी होगा। ठीक है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा कि XX से जो है आपका गर्ल चाइल्ड है और XY से बॉय चाइल्ड है। ठीक है, और ये यहीं पर बनता है आपका जाइगोट, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। तो ये जो जाइगोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो सारी जो चीज़ें, जो सारी आगे की प्रक्रिया या जो प्रोसेस है, इसको हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाता है जाइगोट, जब मिल करके यहाँ पर बनता है। इसके बाद आपको इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम लोग 23 की बात करते हैं तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, पेयर की बात करेंगे तो इसको हम लोग 23 पेयर्स कहेंगे, और 23 मिल करके ये आपके 46 हो जाते हैं। तो जब हम नंबर्स हमसे पूछा जाएगा तो हम 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, लेकिन अगर हमसे जोड़े पूछे जाएंगे तो हम 23 जो है जोड़ों की बात करेंगे, गुणसूत्र की या क्रोमोसोम्स की। और इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिन जीन्स की हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में पितरैक कहते हैं, जिस जीन्स की हम लोग बात करते हैं वो जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स ही जो है उसको कैरी करते हैं। तो जीन्स जो हम लोग बार बार कहते हैं जेनेटिक या जीन्स में बच्चे कैसा होता है, या मदर फादर के जीन्स से बच्चे को ये मिला, तो ये जो चीज़ होती है ये उसको मिलती है क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम्स ही जीन्स को जो है वो कैरी करते हैं। ठीक, तो ये तो एक बात हुई। अब इन्हीं चीज़ों से जो है निर्धारण होता है बच्चे के कॉम्प्लेक्शन का, बच्चे के आइज़ के कलर का, हेयर का के टेक्सचर का, हाइट का, वेट का, नेचर का। तो ये बहुत जो सारी चीज़ें हैं वो जीन्स के माध्यम से ही बच्चे में आती हैं। उसके जो कार्यशैली है, उसका जो सोचने का ढंग है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, गुस्से वाला है या बहुत काम है, बहुत पीसफुल तरीके से रहने वाला बच्चा है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो गुणसूत्र के माध्यम से जीन्स के माध्यम से वो बच्चे के अंदर आती हैं। अब ये जो चीज़ें जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, स्पेशली साइंस के स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा इसको, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये छोटे छोटे से इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपसे जाइगोट के लिए भी पूछा जा सकता है, आपसे ये 23 और 46 नंबर्स की बात होती है या पेयर की बात होती है, तो भी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम पेयर में कह रहे हैं तो 23 कहेंगे, और नंबर्स में कह रहे हैं तो हम लोग 46 कहेंगे। XX अगर होता है तो वो गर्ल है, और XY है जो वो है आपका बॉय। तो ये एक छोटी सी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, और आप लोगों को बेसिक चीज़ें हैं आपसे पूछी जाती हैं और आपको पता भी होनी चाहिए। फिर हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ जीन्स पे। अगर हम लोग ये जिस जीन्स की हम लोग बात करते हैं, पितरैक की बात करते हैं, अगर हम लोग इसके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स के जीन्स होते हैं। नंबर 1 जीनोटाइप और नंबर 2 फिनोटाइप। जो अगर आप इसको हिंदी में इंग्लिश में याद करेंगे तो मतलब आपके लिए ज़्यादा इजी होगा आपको याद करना, तो इसको आप इसी तरीके से याद करिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जो जीनोटाइप होता है वो जो होता है आपका, जो इसका जेनेटिक मेकअप होता है वो विजिबल नहीं होता।
विजिबल नहीं होता। मतलब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मतलब आप इसको इस तरीके से मानिए कि अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमसे जो आगे वंश परंपरा बढ़ेगी तो वो ह्यूमन बींग की ही बढ़ेगी, ठीक है। बर्ड्स हैं तो बर्ड्स से जो आगे का वंश बढ़ेगा वो बर्ड्स का ही होगा, उसी तरीके से एनिमल्स का होगा। तो ये जो है जीनोटाइप, ये जो विशेषता होती है वो जीनोटाइप की होती है, जहाँ पर ह्यूमन बॉडी ही बनती है, बर्ड से बर्ड की, एनिमल से एनिमल की। और ये ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि कोई ऐसी विशेष प्रकार की विशेषता या कोई ऐसी क्वालिटी जो कि स्पेशली नज़र आए, मतलब इतना ही नज़र आता है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई ऐसी खास विशेषता जो कि जिसको आप डिस्क्राइब कर पाएँ या उसको डिफाइन कर पाएँ, ऐसी कोई विशेषता नज़र नहीं आ पाती। तो इसको हम लोग कह सकते हैं अनऑब्जर्वेबल या इनविजिबल। तो ये इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे जो जीन्स होते हैं, ऐसे जीन्स को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। मतलब अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो उनसे जो आगे वंश बढ़ेगा वो ह्यूमन बींग्स का ही बढ़ेगा, ठीक है। तो होमोसेपियंस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो होमोसेपियंस, तो ये जो है आपकी जीनोटाइप है, ठीक। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, ये पशु पक्षियों के साथ में हो, किसी के भी साथ में हो, तो ये उसी तरीके से उसी वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है। ये जो जीन्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। और जो सेकंड है आपका फेनोटाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये अनऑब्जर्वेबल था, ये इनविजिबल था, लेकिन जो फेनोटाइप है ये विजिबल है। अब यहीं पर इसमें जो जेनेटिक मेकअप होता है, ये जो फेनोटाइप का होता है, इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, विजिबल है, जिसको हम लोग हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। और कई बारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो आइस के कलर्स है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, नैन नक्श जिसको हम लोग कहते हैं, फीचर्स जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये फिनोटाइप्स के अंदर होती हैं। तो ये जो फिनोटाइप है ये बहुत ईजिली जो है विजिबल होता है, इसको हम लोग देख सकते हैं, और देखते ही हम लोग इसको कहते हैं कि ये उनका बच्चा है या उनकी बेटा या बेटी है। तो ये जो होता है आपको प्रदर्शित करता है फिनोटाइप से। और जीनोटाइप एक सामान्य सा गुण, अगर मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा, ठीक है। मेल या फीमेल चाइल्ड हो सकता है, बट वो होमोसेपियंस कैटेगरी का ही होगा, एनिमल का नहीं होगा। उसी तरीके से जो एनिमल के बच्चे होंगे वो एनिमल की ही कैटेगरी के होंगे, उसी प्रजाति के होंगे। तो ये आपका जीनोटाइप है और ये आपका फिनोटाइप है। अब जब भी हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी में एक बहुत अच्छी सी एक विशेष बात निकल करके आती है जुड़वा बच्चों की, ट्विंस की। या मैं जुड़वा फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जुड़वा बच्चों की बात कर रही हूँ, जो कि जहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि अगर हेरिडिटी है और जुड़वा बच्चे हैं तो उनमें क्या अंतर होगा, क्या वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, या उनके देखने में वो एक जैसे होंगे लेकिन उनके नेचर में अंतर होगा, या उनके नेचर में अंतर नहीं होगा, वो देखने में अंतर होंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताने जा रही हूँ कि जब भी जो जुड़वा बच्चे होते हैं, पहली चीज़ तो दो तरीके के बच्चे होते हैं, या दो तरीके के, या टू टाइप्स ऑफ ट्विंस होते हैं। आपने देखे होंगे कि ऐसे बच्चे होते हैं, एक तो वो होते हैं जो देखने में पूरी तरीके से एक जैसे होते हैं, मतलब कई बार मदर फादर भी जो है उनको उनमें अंतर नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, और वो एकदम एक जैसे होते हैं देखने में। और दूसरे वो होते हैं जो अलग अलग होते हैं, मतलब देखने में भी अलग होते हैं, थोड़ा सा उनमें अंतर होता है। तो इसमें क्या किस तरीके से उसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1 जो होता है ये आपका होता है आइडेंटिकल ट्विंस, जिसको हम लोग मोनोजाइगोट भी कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोट, जो मोनोजाइगोट होता है, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल डिट्टो सेम होते हैं, बिल्कुल एक जैसा उनका टेक्सचर, बालों का कलर, उनके कॉम्प्लेक्शन, उनका हाइट, उनका वेट, जो ईच एंड एवरीथिंग जो होती है वो नैन नक्श, उनके फीचर्स वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिसको हम लोग मोनोजाइगोट कहते हैं या आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं।
पूरी तरीके से। अब इसको आप लोग वो जो आपकी फिल्म आई थी एक, अब मुझे तो पुरानी फिल्में याद रहती है, नई तो मुझे याद नहीं रहती, वो सीता और गीता आपने फिल्म देखी होगी, जिसमें हेमा मालिनी जो है दो जो रोल्स में है, तो वो एक जैसी, वो कभी इधर चली जाती है और कभी उधर चली जाती है, तो वो दोनों जो है चेंज हो करके जो है वो पूरी फिल्म है, बड़ी मज़ेदार फिल्म है, बहुत पहले मैंने देखी थी। तो वो जो होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे में किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं होता। ये तो हुई दिखने में जो अंतर नहीं होता, लेकिन उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। पहली चीज़, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो सेम प्लेसेंटा से डेवलप होते हैं, मतलब एक प्लेसेंटा के अंदर ही जो है वो दो जो बच्चे हैं या जो दो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, और जो मेल का एक स्पर्म और फीमेल का जो ओवम होता है उससे मिल करके ही, मतलब एक स्पर्म और एक एग से मिल करके ही दो निर्माण हो रहे होते हैं। तो चूंकि वो एक ही है, लेकिन वो आगे जा कर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए और दो जो हैं बच्चों का निर्माण होने लगा, तो इसलिए उनमें जो भिन्नताएं बिल्कुल नहीं होती, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, उनके नेचर भी मोर और लेस लगभग सेम ही होते हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। और इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे उनका सेक्स भी एक ही होता है, अगर मेल है तो दोनों मेल होंगे, फीमेल है तो दोनों फीमेल चाइल्ड होंगी, गर्ल है मतलब, और अगर उनका ब्लड ग्रुप है वो भी सेम होगा, सेक्स भी सेम होगा, और उनका जो नेचर है वो भी सेम होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सेम एग से, सेम स्पर्म से जो है वो डेवलप होते हैं, इसलिए इनमें किसी भी तरीके का कोई भी अंतर नहीं होता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे एक छोटा सा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मोनोजाइगोट या आइडेंटिकल ट्विंस से रिलेटेड आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो आप ये याद रखिएगा, जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं वो डिट्टो सेम होते हैं, उनका नेचर, उनका सेक्स, उनका ब्लड ग्रुप और ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम, उनकी सारी चीज़ें सेम होंगी। और ये जो है आपका, और सेम प्लेसेंटा से भी ये डेवलप होते हैं, एक ही प्लेसेंटा से ये डेवलप होते हैं, एक ही प्लेसेंटा के अंदर ये दोनों बच्चे डेवलप होते हैं। तो अगर मेल होंगे तो दोनों मेल होंगे, फीमेल होंगे तो दोनों फीमेल होंगे, दोनों का नेचर, दोनों का हाइट, वेट, सेक्स, ब्लड ग्रुप, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। तो ये है आपका आइडेंटिकल ट्विंस। दूसरा आता है आपका फ्रेटर्नल ट्विंस या डाइज़ोगोट। ठीक है, तो जो डाइज़ोगोट है ये जो है इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इसमें एक प्लेसेंटा था, ठीक है, इसमें एक प्लेसेंटा से 2 बच्चे डेवलप हो रहे थे। इसमें क्या है, प्लेसेंटा अलग अलग है और 2 स्पर्म और 2 एग से, ओवम से जो है बच्चों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर एक के अंदर 2 बने हुए थे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये आपका 2 है और यहाँ पर इनमें अंतर है। ठीक है, तो ये एक प्लेसेंटा के अंदर 2 निर्माण नहीं हो रहे हैं, 2 अलग अलग प्लेसेंटा यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक ही प्लेसेंटा के अंदर निर्माण हो रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो है इनमें सारी चीज़ें सेम होंगी और इनमें अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एग्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 एग्स हैं, 2 स्पर्म्स हैं, और तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, इसमें तो आपका सेक्स सेम था, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है, ये एक बॉय एक गर्ल भी हो सकती है, ये दोनों गर्ल्स भी हो सकती है, ठीक है, इसमें अंतर होगा। तो ये जो होगा फ्रैटर्नल ट्विंस जिसको हम लोग कहते हैं डाइज़ाइगोट, ये 2 एग से बनते हैं, 2 स्पर्म से मिलते हैं, 2 प्लेसेंटाज होते हैं और इनके सेक्स में भी अंतर होता है, इनके ब्लड ग्रुप में भी अंतर होता है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इनमें सेम नहीं हो सकता, लेकिन इनमें अंतर हो सकता है, इसमें अंतर नहीं हो सकता, बट इसमें अंतर हो सकता है। तो ये जो है वो आपका एक बॉय एक गर्ल भी हो सकते हैं, और तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये है आपका फ्रैटर्नल ट्विंस। तो ये 2 तरीके के ट्विंस जिसमें
ये अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये बेसिक सी बात है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये जब भी हम लोग हेरिडिटी की बात करते हैं तो हेरिडिटी किस तरीके से वर्क करती है, तो हेरिडिटी में अगर जुड़वा बच्चे भी हैं तो भी उनमें अंतर की भी संभावनाएं होती हैं और समानता की भी संभावनाएं बराबर तरीके से होती हैं, एक साथ दोनों ही संभावनाएं होती हैं। तो ये जो है मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट था। और यहाँ पर इंटरेस्ट भी सेम होता है, यहाँ पर इनके इंटरेस्ट भी परिवर्तित होते हैं, अंतर हो सकता है इनमें। तो ये जुड़वा बच्चों के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉज और प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो आनुवांशिकता को या वंशानुक्रम को प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग करते रहिएगा, अच्छा लगता है। और वैसे भी जो लाइकिंग है ना, एक बड़ी राज की बात मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो सभी को अप्रिशिएट नहीं करता। अप्रिसिएशन के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। बहुत जल्दी जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, इसका मतलब है कि आप भी उतने ही बड़े दिल वाले हो और बड़ी आसानी से आप किसी के अच्छे काम को आप अच्छा कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई काम अच्छा लगे और आप उसको अच्छा ही कहिए, बट फिर भी अच्छा लगता है जब किसी को कुछ काम करते हुए उसको मोटिवेशन मिलता है या उसको कुछ छोटे छोटे ये रिवॉर्ड्स ही होते हैं एज अ टीचर या स्टूडेंट को। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं और उसको हम लोग कुछ एक शाबाशी भी देते हैं और एक वेल डन भी कहते हैं, तो लगता है हाँ अच्छा लगा, बढ़िया लगा, और वो अपनी दुगने उत्साह से, वो बेहतर एंथुजियाज्म से जो है वो आगे बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी ही मिलते हैं, जिसमें हम लोग हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, उसके लॉस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, आज बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसको हम नहीं मानते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि वो आउटडेटेड हो गए हैं। उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स और रिसर्चेज हो गई, उसके बाद उन्होंने अपना स्थान खो दिया। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस टाइम रात के 12:30 बज रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।